हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे प्यूरिफिकेशन बोलो या फिर रिफाइनिंग बोलो, हम लोग की आज जो टॉपिक स्टडी का डिस्कशन का होगा बच्चों, वो होगा रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो हम लोग जो पिछले क्लास में जो जहाँ तक कर चुके थे वो क्या किए थे बच्चों, हम लोग जिंक का एक्सट्रैक्शन कर चुके हैं, हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर चुके हैं, इसके अलावा हम लोग आयरन और एल्युमिनियम का भी एक्सट्रैक्शन कर चुके हैं, सिल्वर का और गोल्ड का भी लीचिंग कर चुके हैं। तो हम लोग जितने भी मेटल को प्राप्त किए हैं उस सबको कैसे किए थे, पहले लीचिंग के प्रोसेस से उससे इम्प्योरिटीज़ को हटाए थे, उसके बाद जो उसमें वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ था उसको हम लोग या तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के द्वारा हटाए थे। अब जब हम लोग इन दोनों प्रोसेस से मेटल से उसकी अशुद्धियों को हटा दिए, उसके और से अशुद्धियों को हटा दिए, तब जो हमें कॉपर मिली थी, कहाँ से, आयरन कॉपर पायराइड से हमको आयरन मिला था। कहाँ से प्राप्त किए थे बच्चों, हम लोग हेमेटाइट ओर से किए थे। जिंक भी किए थे हम लोग, जिंक प्लांट से किए थे। बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम किए थे। तो जो मेटल हम लोग यहाँ पे प्राप्त किए थे वो हम लोगों के पास 100% प्योर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ अभी भी पड़ी हुई है। किसी भी प्रोसेस से आप मेटल को जो हम लोग प्राप्त किए थे उनमें से और से जो प्राप्त किए थे उनमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ हैं। अब उस अशुद्धियों को हम लोगों को हटाना पड़ेगा, दैट मीन्स प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। ख्याल कर हम लोगों ने बताया था मेटल जो हम लोग प्राप्त करते हैं 3 स्टेप में करते हैं। पहला था कंसंट्रेशन, दूसरा था कंसंट्रेट और से मेटल का निष्कर्षण था, और तीसरा जो प्रोसेस था प्यूरिफिकेशन था। दैट मीन्स आज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, वो हमारे डिस्कशन का टॉपिक होगा रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वो है रिफाइनिंग या फिर इसी को बोल दो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। हिंदी वाले बच्चों आप लोग ही लिख लोगे रिफाइनिंग, दैट मीन्स शोधन कहते हैं, रिफाइनिंग शोधन बोलो, या फिर उसी को प्यूरिफिकेशन कहते हैं हम लोग, शुद्धिकरण या शुद्धिकरण, है ना। किसका बाबू, मेटल का शुद्धिकरण करेंगे। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हो धातु का शोधन या शुद्धिकरण है ना। शुद्धिकरण थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड छोटा लिखा गया होगा, अब कर लोगे शुद्धिकरण। तो हम लोग जो मेटल प्राप्त किए थे उनमें से किस प्रकार के इम्प्योरिटीज अभी भी कुछ कुछ बचा हुआ है। कई प्रकार के हो सकते हैं, या तो ऐसा इम्प्योरिटीज हो सकता है जो मेटल प्राप्त किए थे उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, या तो ऐसा हो सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। तो डिफरेंट नेचर के मेटल में इम्प्योरिटीज पाए जाने के कारण उसका हम लोग रिफाइनिंग जो करेंगे वो डिफरेंट मेथड्स करेंगे, हम लोग डिफरेंट मेथड से करेंगे। किस प्रकार के इम्प्योरिटीज हैं उसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर रिफाइनिंग करेंगे। दैट मीन्स ये रिफाइनिंग हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग मेटल प्राप्त किए हैं उसमें अनेक प्रकार की अभी भी कुछ न कुछ इम्प्योरिटियाँ पाई गई है ना। तो हम लोग यहाँ पर कुछ ये तो लिख लें कि किसी भी मेथड से आप अगर मेटल को प्राप्त करते हो उनमें फिर भी कुछ न कुछ अशुद्धियाँ रह ही जाती है ना। मेटल ऑब्टेन्ड बाय any method
any method contains some impurities which should be removed, जिसे हटाना ही पड़ेगा, है ना। हिंदी वाले बच्चों लिख लोगे बाबू। किसी विधि के द्वारा, हिंदी वाले बच्चों तेजी से, किसी विधि के द्वारा प्राप्त धातु में, बहुत विधि से हम लोग प्राप्त किए थे, किसी विधि के द्वारा प्राप्त धातु में कुछ अशुद्धियां रह जाती है, जिसे हटाना आवश्यक है ना। वो कौन कौन से अशुद्धियां, कौन कौन से मेथड होंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। पहला मेथड है बाय डिस्टिलेशन, से हिंदी में हम लोग प्रभाजी आसवन बोलेंगे, या फिर आप उसे आसवन विधि के द्वारा भी कह सकते हो। आसवन विधि के द्वारा, समझोगे बाबू क्या कहता है। हालांकि हम लोग सॉल्यूशन में इसका डिस्कस किए थे, हालांकि जो बच्चे नहीं पढ़े हो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये कहता क्या है, मान लिया जाए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में दो लिक्विड पड़ा हुआ है, लिक्विड ए है और इसी में लिक्विड बी है। दो लिक्विड का मिश्रण है और दोनों लिक्विड को मैं अलग करना चाहता हूँ, तो मैं इसे फिल्टर करके छान कर तो अलग नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि दोनों लिक्विड है। लेकिन एक विधि अलग करने की है। मान लिया जाए जिस बर्तन में इसको मिला कर रखे हो दोनों को, ये जो बेचारा लिक्विड ए है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और लिक्विड बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, दोनों एक ही बर्तन में पड़ा हुआ है। अगर मैं इस बर्तन में से इस लिक्विड को अलग करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, बर्तन में रख के इस दोनों लिक्विड गर्म करेंगे। अगर 80 डिग्री पर गर्म करेंगे तो ये बॉयल करके क्या होंगे, उबल करके वेपर बनकर उड़ जाएगा। लेकिन ये नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि तो 80 डिग्री 100 डिग्री बॉयल करेगा ना। तो दोनों लिक्विड था, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या था, अलग अलग था। जिसकी बॉइलिंग कम थी उसको क्या किया, गर्म किया, वो पहले निकल गया। और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, क्वथनांक बिंदु ज़्यादा होगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, क्वथनांक बिंदु अधिक होगा, वो उसी में रह जाएंगे। और जिसका कम होगा उसको क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा, किसके रूप में, वेपर बन के। इस विधि को हम लोग कहते हैं आसवन विधि के द्वारा या प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। यहाँ भी वही होता है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे कि जिंक हो गया, मरकरी हो गया, है ना। जिंक जो हम लोग प्राप्त किए थे, तो या फिर मरकरी जो हम लोग प्राप्त नहीं किए थे हम लोग, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ पड़ा हुआ है। उस अशुद्धियों को हम लोग को हटा देंगे, तब हम लोग क्या होगा, प्योर मेटल की प्राप्ति होगी। तो उसको हम लोग प्रभाजी आसवन विधि से प्राप्त करते। कैसे करते बच्चा समझने की कोशिश करोगे बाबू। ये जो जिंक है, जिंक के जो हम लोग प्राप्त किए हैं अशुद्धि के रूप में, उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ हैं। तो इसमें जो जिंक है ये इम्प्योर जिंक है अभी हमारे पास, समझने की कोशिश करोगे बाबू। इम्प्योर जिंक है, दैट मीन्स इसमें जिंक है और साथ ही साथ क्या है बाबू, इसमें अशुद्धि अभी भी कुछ ना कुछ बहुत कम मात्रा में अशुद्धि मिला हुआ है ना। समझने की कोशिश करना, बहुत ही प्यारा मेथड में बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना बाबू। तो इसमें जो जिंक है, जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक बिंदु होता है ना, वो उसकी अशुद्धि से, और इसकी जो क्वथनांक बिंदु होती है
इसकी क्वथनांक बिंदु मतलब बॉइलिंग पॉइंट इस अशुद्धि से क्या होती है, कम होती है। कम मतलब अगर जिंक जिसमें एक अशुद्धि आती है मिलाकर गर्म करो तो ये पहले ही वेपर बनकर उड़ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, और अगर वेपर बनकर उड़ जाएगा तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, तो उस वाष्प को हम लोग क्या करेंगे, फिर से किसी बर्तन में संग्रहित कर लेंगे, जमा कर लेंगे। लगता है कि हमको यहाँ पे प्योर जिंक की प्राप्ति हो जाएगी। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखेंगे, इस मेथड से हम लोग वैसे धातु का हम लोग शुद्धिकरण करेंगे जिसकी कि क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। उसमें से कौन कौन आते हैं, जिंक आते हैं, मरकरी आती है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट लिखो बाबू, पहला पॉइंट लिख रहे हैं, बाय दिस मेथड metals having low boiling point can be refined। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे बाबू, मैंने लिखा इस विधि से वैसे धातु का हम लोग शुद्धिकरण करेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। जैसे एग्जांपल में ले दूं, जिंक हो गया, मरकरी हो गया, है ना, एक्सेट्रा। लेकिन याद रखना इसको, हिंदी वाले बच्चों आप लोग बाबू 23 लिखोगे। इस विधि के द्वारा वैसे धातु का शुद्धिकरण या शोधन किया जाता है, जिसका क्वथनांक ब्रैकेट में बॉइलिंग पॉइंट, जिसका क्वथनांक ब्रैकेट में बाबू बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। एग्जाम्पल में जिंक, मरकरी, है ना। कैसे करेंगे हम लोग, अशुद्ध जिंक है ना, इन impure metal like zinc, mercury, boiling point of metal is lower than किससे बाबू, इम्प्योरिटीज, है ना। मैंने लिखा कि इम्प्योर मेटल जो हम लोग प्राप्त किए थे, इम्प्योर मेटल जैसे कि जिंक और मरकरी में, उसमें बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल की होती है वो कम होते हैं किसके रिस्पेक्ट में, इम्प्योरिटीज के रिस्पेक्ट में, है ना। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस इम्प्योर मेटल को गर्म करेंगे तो जिसके कारण क्या होगा कि लो बॉइलिंग पॉइंट वाले जो मेटल होंगे जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, वो पहले ही क्या होगा, वेपर बनकर उड़ जाएगी। और इम्प्योरिटी जिसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक है वो क्या होंगे, उसी पर क्या होंगे, बाहर उसी पे नीचे रह जाएंगे। और वो बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण इसमें जिंक होंगे या मरकरी होगा, क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दो, ऑन हिट करने पर प्योर मेटल इज वेपोराइज्ड, वेपर बन जाएगा और उसे कहीं कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, संग्रहित कर लेंगे, विच इज कलेक्टेड इन कंटेनर and impurities क्या होगा बाबू, छूट जाएगा ना, लेफ्ट बिहाइंड impurities are leaving
बिहाइंड, नहीं छूट जाएगा क्या? मैंने लिखा कि इम्प्योर मेटल जैसे जिंक मरकरी है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटी से कम है। जब इसे गर्म करोगे तो प्योर मेटल वेपर बन के निकल जाएगा, है ना, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो कब अगर अधिक जितना कि इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट उतना दोगे तो मेटल पहले निकल जाएगा ना। और जो इम्प्योरिटीज की बॉइलिंग पॉइंट अधिक है और मेटल की बॉइलिंग पॉइंट कम है, और जब वो वेपर बनकर निकल जाएगा विच कलेक्टेड इन कंटेनर, जिसे हम लोग क्या करेंगे किसी बर्तन में कलेक्ट कर लेंगे और इम्प्योरिटीज क्या होगा वहीं पर छूट जाएगा। हिंदी वाले बच्चों आप लोग बाबू तेज लिखोगे। अशुद्ध धातु जैसे जिंक, यहाँ लिखा हुआ है मरकरी, जिंक मरकरी कोमोदना, जिंक मरकरी का क्वथनांक ठीक है बाबू, थोड़ा सा हिंदी वाले बच्चों उसको फिर सुधार करोगे। अशुद्ध धातु फिर से लिखोगे आप लोग, अशुद्ध धातु जैसे जिंक मरकरी का क्वथनांक उसमें पाए जाने वाले अशुद्धियों से कम होती है, फुल स्टॉप। गर्म करने पर शुद्ध धातु वाष्पीकृत हो जाती है, जिसे बर्तन में संग्रहित कर लिया जाता है, तथा अशुद्धियाँ रह जाती है ना, तथा अशुद्धियाँ रह जाती है। दूसरा मेथड है बाय लिक्वेशन। दूसरा मेथड बाय लिक्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में द्राव गलन बोलते हैं। द्राव गलन के द्वारा, द्राव गलन मतलब द्रवित होना, थोड़ा समझोगे बाबू। लिक्वेशन मतलब लिक्विड में बदलना, लिक्विड को उसी को बोलते हैं द्राव गलन। तो मेटल सॉलिड होते हैं, उसको लिक्विड में हमको बदलना है। अब दो मेटल है और उसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, उनमें से मैं प्योर मेटल को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो दोनों को पिघलाना पड़ेगा। मान लिया जाए यहाँ पे कोई मेटल है, उसमें अशुद्धियाँ पड़ा हुआ है ना। अब इनमें से करते क्या है समझने की कोशिश करना बाबू। जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम था, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। मान लिया मेटल का मेल्टिंग पॉइंट उसकी अशुद्धियों से कम है, तो ये पहले पिघलेगी, ये बाद में पिघलेंगे, है ना। तो कम ही ताप पर इसको पिघलाकर हम लोग क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। अधिक ताप देंगे तब नहीं पिघलेगा। तो किस किस मेटल को हम लोग इस मेथड से करेंगे वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। समझोगे बाबू, समझने की कोशिश करना। एक तो जिंक है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होती है,
टीन, फिर लाइट भी होती इसमें आते हैं। पहले मैं एक पॉइंट लिखूं, दिस मेथड metals having low melting point can be refined। जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगा उसको हम लोग रिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं समझाऊंगा। हिंदी वाले बच्चों, एग्जाम्पल में इसकी मेल्टिंग पॉइंट आप पता होना चाहिए। मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट भी कम होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं, क्वथनांक बिंदु भी कम होती है, द्रवनांक बिंदु भी कम होती है ना। मरकरी, इसमें फिर टीन, पीबी। ओके, याद रखना बाबू। हिंदी वाले बच्चों आप लोग लिखोगे बाबू, इस विधि के द्वारा वैसे धातु को शोधित किया जाता है। शोधित मतलब शुद्धिकरण, शोधित किया जाता है जिसका गलनांक या द्रव्यनांक मतलब द्रव में परिवर्तित होना, जिसका गलनांक या द्रव्यनांक कम होती है। एग्जाम्पल है बाबू, कौन कौन आते हैं इसमें? मरकरी, मरकरी, एसेंटीन, पीबी लेड एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, कैसे करते हैं इसमें समझने की कोशिश करोगे। ये आपके पास, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर? रेवा भट्टी फर्नेस में जाना पड़ेगा। क्या करना, बस मैं समझने के आपको अच्छा सा आइडिया दिया हूँ। रिवर्टिव फर्नेस, जिसको हम लोग प्रावर्तनीय भट्टी बोलते थे, प्रावर्तनीय भट्टी में जाएंगे। इस प्रकार से एक स्लोप बना होता है। इस स्लोप देखो, एक स्लोप है, ये स्लोप है जिसको हम लोग ढाल बोलेंगे। इस स्लोप पर इन सब जो मेटल हैं जिसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? चूर करके, पाउडर करके रखेंगे, है ना। अशुद्धियाँ के साथ हमने यहाँ पे उस मेटल को हमने यहाँ पे क्या किया? रख दिया अशुद्धियाँ के साथ। ये जो आपको यहाँ पे रखा गया है वो क्या रखा गया है? इम्प्योर मेटल, मतलब उसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं। देखो यहाँ पे कुछ कंटेनर लगा हुआ, बर्तन है, ये कंटेनर है, इससे सटा हुआ कंटेनर इसमें यहाँ पे पड़ा हुआ, मैंने दिखाया, बर्तन है ये कंटेनर, है ना। ये जो प्लेन है, ये जो दीवार का बना हुआ इस प्रकार चौड़ा है, यहाँ पे क्या हुआ है? प्रावर्तनीय भट्टी में, रिवर्टिव फर्नेस में अशुद्ध मेटल को यहाँ पे रखा, गर्म होगी प्रावर्तनीय भट्टी में। गर्म होने से क्या होगा? कम ही ताप पर इसमें जो मेटल पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या कम है, किसके रिस्पेक्ट में? इस अशुद्धियों के रिस्पेक्ट में। तो मेटल जो है पिघल कर क्या होगा? इसके साथ आकर यहाँ पे जमा हो जाएगा, है ना। लेकिन जो अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ आएगी जरूर, अशुद्धियाँ भी आएंगे जरूर, लेकिन अशुद्धियाँ क्या होंगे? इसके सरफेस पर ही, यहाँ पर रह जाएंगे, वो पिघल कर इस बर्तन में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि इसमें जो अशुद्धियाँ थी, अशुद्धियों का जो मेल्टिंग पॉइंट और द्रवनांक बिंदु होता है ना, वो अधिक होता है किसके तुलना में? उसमें जो धातु पड़ा हुआ था। तो धातु कम ही ताप पर इतना ताप दे ताकि वो धातु पिघल जाए, अशुद्धियाँ ना पिघले।
तो धातु जो इसमें थे, मेटल जो थे, वो पिघल कर इस ढाल वाला सतह से होती है इस बर्तन में आ जाएगी, लेकिन अशुद्धियाँ नहीं पिघल पाएगी और इसके सतह पर क्या होंगे, अशुद्धियाँ पड़ा रह जाएगा, इम्प्योरिटीज, है ना, इम्प्योरिटीज पड़ा रहेगा। और आपका बर्तन में क्या मिलेगा बाबू, शुद्ध धातु मिलेगा, प्योर मेटल मिलेंगे। तो बोल दो, इस विधि में जो हम लोग शोधन करेंगे, शोधन करने के दौरान ये देखते हैं हम लोग कि जो धातु है, मेटल जिससे पड़ा, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट उसके अशुद्धियाँ से क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण मेटल क्या होंगे, डाउन द प्लेन बहकर आ जाएंगे, फ्लो होकर आ जाएंगे, लेकिन अशुद्धियाँ उसी के सरफेस पे क्या होंगे, पड़े रहेंगे। उसी को हम लोग क्या करना है बाबू, यहाँ पे लिखना है, द melting point of metal is lower than किसके तुलना बाबू, impurities, hence pure metal यहाँ पर आएंगे बातें बातें, pure metal flow down the slope, है ना, इस स्लोप है, डाउन द स्लोप and impurities left behind या living behind, कहाँ पे बाबू, on the plane, on the slope, स्लोप पर क्या होंगे, पड़ा रहेगा, है ना। मैंने लिखा द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज लोअर दैन द इम्प्योरिटीज, मेटल की मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज से क्या होती है, कम होती है, इसलिए प्योर मेटल फ्लोज डाउन द स्लोप, प्योर मेटल क्या होंगे, स्लोप से बहते हुए आएंगे, स्लोप, एंड इम्प्योरिटीज लिव बिहाइंड ऑन द स्लोप, और जो इम्प्योरिटीज है उस स्लोप पर क्या होंगे, रह जाएंगे। हिंदी वाले बच्चों आप लोग तेज लिखोगे बाबू, इस विधि में, सॉरी हिंदी वाले बच्चों, धातु का गलनांक, धातु का गलनांक उसके सॉरी धातु गलनांक उसमें पाए जाने वाले अशुद्धियों से, उसमें पाए जाने वाले अशुद्धियों से कम होती है, कम होती है, फुल स्टॉप। इसलिए धातु ढाल पर बहते हुए नीचे आ जाती है, इस बर्तन में आएगी, बहते हुए नीचे आ जाती है, तथा अशुद्धियाँ ढाल पर रह जाती है, ढाल पर रह जाती है। ओके, तीसरा मेथड क्वेश्चन बनता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ओके, सब्जेक्टिव ही, सबसे नहीं सब्जेक्टिव, आपके पास दो ही बनेंगे, मॉन्ड प्रोसेस से करेंगे हम लोग। तीसरा विधि है, तीसरा नंबर आप लोग देख लेना, चाहे रोमन हो या जो भी हो, आप नंबर अब सुधार करते चलना। बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वैद्युत अपघटनी शोधन, वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा
वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा। मैं फिर से एक बार बच्चों से सॉरी बोल दूं, बाबू ये जो आपके पास वैद्युत घटनी के बारे में जहाँ तक आ जाती है, वैद्युत अपघटनी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर यहाँ करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में अगर स्टडी करना है तो थोड़ा सा वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे। कहाँ पे? आपका जो 12 का जो चैप्टर केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पर करेंगे। खास करके आपके फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पहला नियम दूसरा नियम में करेंगे। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर आपके साथ परेशानियाँ हो सकती है कैथोड एनोड को के बारे में, कैथोड और एनोड के बारे में, तो थोड़ा सा आप डाइजेस्ट करने की कोशिश करोगे, हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस विधि में याद रखना ऑब्जेक्टिव इससे करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बताता हूँ, ठीक है ना। इस विधि में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे उस मेटल का जिसमें कि इम्प्योरिटीज पड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं तो वहाँ पर एक कैथोड की आवश्यकता पड़ती है, एक एनोड की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखना बाबू, इसमें इस विधि में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वो कैसे करेंगे? एनोड जो बनाई जाती है एनोड, वो किसका होता है? इम्प्योर मेटल की होती है। जिस मेटल का आप यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करना चाहते हो वो इम्प्योर मेटल, अशुद्ध मेटल की क्या बनता है? एनोड बनता है। और कैथोड किसका बनाई जाती है? जो धातु थी, जो इम्प्योर धातु थी, उसी का जो प्योर धातु होगा उसका कैथोड बनाई जाती है। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, वैद्युत अपघटनी कराएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की आवश्यकता पड़ेगी। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग वहाँ पर लेंगे वो किसका लेंगे? उसी का सॉल्यूशन लेंगे, साल्ट सॉल्यूशन लेंगे जिसका धातु पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा घबराना नहीं, मैं सब यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बस पहले ये तो बोल दूँ, इस मेथड के द्वारा हम लोग जनरली कॉपर का, सिल्वर का और जिंक का भी, जो जिंक हम लोग पहला मेथड था आसवन विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये मार्केबल पॉइंट कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा किस मेटल का हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, किस मेथड शुद्धिकरण करते हैं? वो कौन है बाबू? आपके पास कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, और कौन कौन है? जिंक भी हो सकते हैं, है ना। उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ पर करता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है, कैथोड एनोड, उसका नेचर है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन करता है, ठीक है। इस विधि के द्वारा, दिस मेथड, इस विधि के द्वारा कॉपर, सिल्वर, जिंक कैन बी रिफाइंड। ओके, हिंदी वाले बच्चों देखो बाबू, इस विधि के द्वारा कॉपर, इस विधि के द्वारा कॉपर, सिल्वर, जिंक का शोधन किया जाता है। पहले आप लोग लिखेंगे एनोड, एनोड is made up of impure metal, okay बाबू, and कैथोड, मैं सबको क्लियर करूंगा अभी, एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर मेटल। हाँ, हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे एनोड, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। एनोड अशुद्ध धातु, थोड़ा सा बाबू, थोड़ा रुक जाओगे इंग्लिश वाले बच्चों, थोड़ा सा इंप्रूव करना। एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ सेम प्योर मेटल। मतलब जिस मेटल की अशुद्धियाँ पड़ी हुई थी उसी मेटल का हम लोग जो प्योर होगा, शुद्ध अवस्था में लेंगे,
उसको लेंगे, उसको क्या बनाएंगे बाबू, कैथोड बनाएंगे। और एनोड किसका होता है, इम्प्योर मेटल का। तो याद रखना, जैसे जिंक है, जिंक में अशुद्धियाँ पड़ी हुई है, अशुद्ध जिंक जो होंगे उसका एनोड बनाएंगे, है ना। और जो शुद्ध जिंक होगा उसका क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। जैसे कि हमको कॉपर निकालना है, तो जो अशुद्ध कॉपर जो है अशुद्धियों के साथ, उसका एनोड बनाएंगे। और जो शुद्ध कॉपर होगा उसका क्या बनाएंगे हम लोग, कैथोड बनाएंगे। जैसे कि सिल्वर का निकालना है, सिल्वर में जो अशुद्धियाँ मिला है, अशुद्ध सिल्वर वाले को हम लोग एनोड बनाएंगे, और प्योर जो सिल्वर होगा उसको क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। तो हम याद रखना, ठीक है। हिंदी वाले बाबू लिखोगे, एनोड अशुद्ध धातु का, एनोड अशुद्ध धातु का बना होता है, तथा कैथोड, कैथोड उसी शुद्ध धातु का, उसी शुद्ध धातु का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट सेम मेटल, salt of same metal is used, है ना। इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि बैटरी आप देखते होंगे, बैटरी आप उसमें बाहर से पानी डालते हो, बैटरी अगर डिस्चार्ज कर जाए, इन्वर्टर में जो इस्तेमाल करते हो बाहर से पानी डालते हो, वो बैटरी में जो पानी डाला वो किसका काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अगर बैटरी में पानी नहीं होगा तो वहाँ पर सेल रिएक्शन रुक जाएगी। दैट मीन्स वो जो बैटरी में पानी डाल रहे हो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। उसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो बैटरी में एनोड कैथोड होगा, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको लिक्विड के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डालना पड़ेगा। वो जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे डालेंगे, जिस मेटल की यहाँ पे हम लोग, जिस मेटल का एनोड बना हुआ था, कैथोड बना था, एनोड या कैथोड बना था, उसी मेटल का के साल्ट का हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी लेंगे। मान लिया जाए जिंक, अगर आपने कॉपर का क्या करे, शुद्धिकरण कर रहे हो, तो अशुद्ध कॉपर का आपके पास क्या था, एनोड था, शुद्ध कॉपर का क्या है, कैथोड है। और कॉपर सल्फेट, उसी का कॉपर सल्फेट का जो आपके पास सोल्यूशन होगा वो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, है ना। जैसे कि आप जिंक का करना चाह रहे हो, अशुद्ध जिंक का क्या होगा बाबू, इम्प्योर का वो आपके पास एनोड होगा, शुद्ध जिंक का क्या होगा, कैथोड होगा। और उसी धातु का जो साल्ट सॉल्यूशन होगा क्या किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। जैसे कि जिंक है, जिंक सल्फेट काम करेगा, है ना। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल, ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कहाँ से बाबू, जब हम लोग कॉपर निकाले थे, देखा वहाँ पे क्या बना था, फफोला बन गया था, है ना, ब्लिस्टर बन गया था। इसका मतलब ये ब्लिस्टर जब बना था उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलने के लिए उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ पड़ा हुआ था, है ना। तो कॉपर जो निकाले थे, ब्लिस्टर वाला कॉपर था, उसको हम यहाँ शुद्ध करना चाहेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इम्प्योर कॉपर किसका काम करेगा बाबू, एनोड। इम्प्योर कॉपर एक्ट्स एज एनोड। देखो आपके पास ऑब्जेक्टिव बनकर आ रहा है, एंड प्योर कॉपर एक्ट्स एज कैथोड, ओके, and as electrolyte copper sulfate solution is used। मैं अभी कराऊंगा, हिंदी वाले बच्चे लिखोगे बाबू, एग्जाम्पल में लिखोगे, कॉपर के शोधन में कॉमा देना, अशुद्ध कॉपर
एनोड, एनोडी, एनोड, एनोड का कार्य करती है, अशुद्ध कॉपर एनोड का कार्य करती है, तथा शुद्ध कॉपर कैथोड, CaTHOD, कैथोड का कार्य करती है, तथा इलेक्ट्रोलाइट, देखो अभी यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट ब्रैकेट में वैद्युत अपघटय, तथा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन SOLUTN सॉल्यूशन मतलब विलयन का सॉल्यूशन लिया जाता है। देखो बच्चों यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव उठ कर आई कि जब कॉपर का हम रिफाइनिंग करते हैं, एनोड किसका बना होता है, शुद्ध कॉपर का, अशुद्ध कॉपर का, दोनों का, किसी का नहीं तो किसका मारोगे, अशुद्ध कॉपर का। हाँ, कैथोड किसका बना होता है, शुद्ध कॉपर का, अशुद्ध कॉपर का, दोनों का, किसी का नहीं तो क्या मारोगे बाबू, शुद्ध कॉपर का मारोगे, है ना। देखो ऑब्जेक्टिव आपके पास है, मैं भी पूछूंगा आपसे, अगर एक क्वेश्चन करता जिंक के निष्कर्षण में, शुद्धिकरण में, शोधन में कैथोड किसका बना होता है, अशुद्ध जिंक का, शुद्ध जिंक का, दोनों का, किसी का नहीं तो किसका मारोगे, अशुद्ध जिंक का मारोगे। तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया हूँ, चूँकि इस मेथड से हम लोग तीनों का करते हैं तो तीनों के लिए वही काम होगा जो कि इसके साथ काम होगा। शायद ऑब्जेक्टिव आप समझ गए होंगे, है ना। अब कैसे करते हैं हम लोग, समझना बाबू। चलो मैं कॉपर के बारे में कर रहा था। ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये सेल है, इसमें एनोड पड़ा हुआ है, और एक आपके पास कैथोड पड़ा हुआ है। मैं दोनों को अलग अलग दिखाया, कारण था कि दोनों की क्वालिटी क्या है, अलग अलग, एक शुद्ध अवस्था में है और एक क्या है, अशुद्ध अवस्था में है, ठीक है ना। ये आपके पास एनोड है, इम्प्योर मेटल, अगर कॉपर होता है इम्प्योर कॉपर होता है, जो किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा बाबू। ये क्या है, प्योर मेटल, शुद्ध धातु है ना। ये किसका काम करेगा बाबू, कैथोड का काम करेगा। और इसी में क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है ना, वैद्युत अपघटय भरा हुआ है। चूंकि इलेक्ट्रोलाइट जब लोग कराएंगे तो बैटरी बनाना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, बाहर से किसी तार से जोड़ दो, तार से जोड़ेंगे तो बैटरी में दो पोल होते हैं, एक बड़े वाले को और एक छोटे वाले को। बड़े वाले को कैटायन से दिखाया जाता है, छोटे वाले को एनायन से, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस समझना बाबू। तो हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखना बाबू, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया जाए, इलेक्ट्रोड मतलब एनोड या कैथोड, और इनर्ट इलेक्ट्रोड में कौन होते हैं, प्लेटिनम होता है। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया जाए तो एनोड पर जो होता है ना, हमेशा एनायन का ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कि कॉपर सल्फेट टूटा आपका, है ना, कॉपर सल्फेट लिया आपने, ये टूटेगी, Cu2+ आयन होंगे और SO4 -N बनेगा। याद रखना, मैं बताऊंगा कहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते, कौन सा, प्लेटिनम का लेते, तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कंपाउंड का ब्रेकडाउन करेगा और उसमें से कैटायन और एनायन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, करते तो एनायन जो है,
वो एनोड पर आता है ऑक्सीडेशन के लिए, क्योंकि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और ये जो कैटायन है वो कैथोड पर आता रिडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि कैटायन का हमेशा कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं लिया गया है। इलेक्ट्रोड किसका लिया गया है? कि कॉपर का लिया गया है। तो यदि जिस चीज़ का इलेक्ट्रोलाइट बना हुआ है, कॉपर सल्फेट का था, और इलेक्ट्रोड भी उसी का बना हुआ है, अगर समान कैथोड और यदि समान इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट बना हुआ हो तो एनोड पर जो ऑक्सीडेशन होता है हमेशा उसी चीज़ का होता है जिस चीज़ से बना हुआ है। दैट मीन्स कॉपर का था, कॉपर का होगा इसमें, है ना। तो एनोड पे हमेशा क्या होता है बाबू? ऑक्सीडेशन होती है, याद रखना हमेशा। देखो आ जाओ, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, एक टूटता CO2+ में, SO4 2- में, है ना। इलेक्ट्रोलाइट उसमें लिया हुआ है। ओके, एनोड, एट एनोड, एनोड पर जब भी होता है क्या होता है बाबू? इस पे होता है ऑक्सीडेशन होता है, जिसको आप ऑक्सीकरण बोलते हो। ऑक्सीकरण किसका होगा? चूंकि मेटल का बना, जो कॉपर का है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। अगर जिंक होता, जिंक का ऑक्सीडेशन होता। सिल्वर का होता, सिल्वर का होता, है ना। तो कॉपर जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। उसने लॉस किया, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और ये जो कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे हुआ, उसी का ट्रांसफर यहाँ पर हो जाती है। कहाँ पे? कैथोड पर हो जाती है। ओके, समझना बाबू। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो, कॉपर प्लस आयन बना, ये कहाँ पे? एनोड पे बना, और यही एनोड से जब निकला तो फिर ये कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा? कैथोड पर हो जाती है। किसके थ्रू होते हैं? ये कैथोड पर रिडक्शन होगा, एट कैथोड। क्या होता है बाबू? रिडक्शन होता है। किसका होगा? वही जो कॉपर +2 आयन था, वही कॉपर 2+ आयन का रिडक्शन होगा, और शुद्ध कॉपर जो होंगे इसके परत पर जाकर क्या होगा? बैठना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे शुद्ध कॉपर इसके सरफेस पे बैठना शुरू हो जाएगा। देखो आप, कॉपर, ये जो कॉपर है वो क्या है? प्योर अवस्था में है ना। तो जो हम लोग फफोलीदार कॉपर है, फफोलीदार कॉपर का जब शुद्धिकरण करेंगे तो क्या करेंगे? तो एनोड बनाएंगे कॉपर का, कैथोड भी बनेगा किसका? कॉपर का बनेगा ही, लेकिन शुद्ध का या अशुद्ध का इलेक्ट्रोलाइट्स किसका लगेगा? कॉपर सल्फेट का होगा। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर 2+ आयन बनाएगा, और वही कॉपर 2+ आयन कैथोड पर जाकर जाती है, किस लिए? रिडक्शन के लिए, और आपको शुद्ध कॉपर बनेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिला कि कॉपर जो हम लोग शुद्ध करते, रिफाइनिंग करते हैं, वहाँ पर क्या होता है हमारे पास? नेट रिएक्शन क्या हुआ? कॉपर 2+ आयन एनोड से कैथोड पर पहुँचती है शुद्ध कॉपर के रूप में, नहीं हुआ क्या? तो यहाँ पे हम लोग लिखें Cu2+ आयन इज माइग्रेटेड, या फिर डिस्प्लेस्ड लिखो ना, इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड एज प्योर कॉपर, है ना। प्योर कॉपर के रूप में हमारे पास यहाँ पर पहुँचती। याद रखना बाबू, Cu+2 आयन क्या होता है? डिस्प्लेस करते हैं कहाँ से? कैथोड। देखो यहाँ पर ये एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, और वही कैथोड पर जा रहे हैं, वही माइग्रेट करेंगे किसी रिडक्शन के लिए, वहाँ पर जाकर के प्योर कॉपर को बनाएंगे, ठीक है ना। तो हिंदी वाले बच्चों ये लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे? ये लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा लिखोगे हिंदी वाले बच्चों, Cu2+ आयन एनोड से
ये सब लिखने के बाद वो लिखोगे Cu2 प्लस आयन एनोड से कैथोड पर शुद्ध अवस्था में विस्थापित होती है ना, शुद्ध अवस्था में विस्थापित होती है। और क्या होता है, जो अशुद्धियाँ भी क्या होंगे, वो एनोड पे जाकर जमा हो जाती है, जिसको नाम देंगे हम लोग एनोड मड। मड मतलब कीचड़, जो बेकार की चीज़ें पड़ गई है ना। जैसे कि आप कहीं पर रोड पे चल रहे हो, आपके पाँव में जूता लगा हुआ है, जूता में अगर कुछ पड़ लग गया, दैट इज बैड सब्सटेंस, है क्या। तो मड मतलब कीचड़, कीचड़ मतलब बेकार की चीज़ है। जब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो इसके सतह पर अभी क्या होते हैं, कुछ अशुद्धियाँ जमा हो जाती है कॉपर के शोधन में। अब वो अशुद्धियाँ कौन कौन हो सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अशुद्धियाँ हैं। एक महंगा सारा धातु उस पर जाकर जमा हो जाती है, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना। जो फफोलेदार कॉपर कार्य थे बाबू, उसमें अशुद्धियाँ के रूप में सोना होता है, चांदी होता है, और कई प्रकार के मेटल होते हैं। जाकर क्या होगा, इसके सतह पर जमा हो जाएगा। इसको नाम देते हैं लोग एनोड मड के रूप में नाम देते हैं, ठीक है। इसी के नीचे मैं लिखूँ नेक्स्ट पॉइंट में, इसी के नीचे एट एनोड, इसी के नीचे बाबू एट एनोड, कहाँ पे, एनोड पे, एट एनोड मड is deposited as impurities which contains क्या क्या रखता है, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, है ना। लिखोगे बाबू, हिंदी वाले बच्चों इस पॉइंट लिखोगे, एनोड पर कोमा देना, एनोड पंच के रूप में, पंच मतलब बेकार की चीज़ है, एनोड पर कोमा देके एनोड पंच मतलब मड, एनोड पंच के रूप में अशुद्धियाँ जमा हो जाती है, जिसमें मुख्यतः एजी सिल्वर, कॉमा एयू मतलब गोल्ड इत्यादि होती है ना। याद रखना बाबू, याद रखना। अगला मेथड है जॉन रिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। जॉन जितना भी नंबर हो, जॉन रिफाइनिंग, मंडल परिष्करण, सिर्फ याद रखना कौन कौन से इससे हम लोग मेटल करते हैं शुद्ध। वैसे मेटल को हम लोग इस मेथड से शुद्ध करते हैं जो पहले से बहुत अधिक शुद्ध है। मान लिया जाए कि 100% मुझे शुद्ध चाहिए, बट वो पहले से 99% शुद्ध है, तो बहुत अधिक शुद्ध नहीं हो गया। तो वैसे मेटल को इस मेथड से शुद्ध किया जाता है जो पहले से हाईली प्योरिटी है, बहुत अधिक शुद्ध है। जैसे कि कौन हुआ, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, है ना। उन सबको हम लोग इस मेथड से क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। सिर्फ इतना ही याद रखना, ठीक है। बाय दिस मेथड those metals are
प्योरीफाइड, आप रिफाइंड भी लिख सकते हो, विच आर ऑलरेडी, विच आर हाईली प्योर, जो पहले से क्या है बाबू, बहुत अधिक शुद्ध है ना। कौन कौन आते हैं मैं लिखाऊंगा, पहले वाले बच्चे लिख लोगे। इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा वैसे धातु को शुद्ध किया जाता है जो पहले से अति शुद्ध, जो पहले से अति शुद्ध हो, जो पहले से अति शुद्ध हो। एग्जाम्पल में जी जर्मेनियम, है, SI सिलिकॉन, B बोरॉन, IN इंडियम एक्सेट्रा। ओके, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, इंडियम, ये सब जब हम लोग रिफाइन करते हैं, जब धातु निकालते हैं, वो पहले से लगभग में शुद्ध होता है, फिर भी जो उनमें कुछ अशुद्धियाँ हो उसको किस विधि के द्वारा शुद्ध किया था बाबू, जॉन रिफाइनिंग मेथड। देखना ऑब्जेक्टिव आपके पास यहाँ बन के आ रहा है, अगर ऑब्जेक्टिव करे मैं भी करूँगा कि जॉन रिफाइनिंग मेथड से किस प्रकार के मेटल का शुद्धिकरण किया था जो पहले से क्या हो, हाईली प्योर हो, है ना। और दूसरा यहाँ से आ रहा है, ये जो जर्मेनियम सिलिकॉन है, इसका हम लोग यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दिस इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेमी कंडक्टर। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, इसका उपयोग सेमी कंडक्टर, देखो ऑब्जेक्टिव बन के आ रहा है आपके पास। हालांकि हम लोगों को इसके बारे में सॉलिड स्टेट में पढ़नी है, और फिजिक्स वाले तो फिजिक्स में डिटेल से स्टडी करोगे सेमीकंडक्टर के बारे में, लेकिन हम लोगों को भी हल्का स्टडी कहाँ करना है, सॉलिड स्टेट में, 12 का सॉलिड स्टेट में पढ़नी है। फिर भी हमारे पास यहाँ पर आ रही थी ये दोनों भाषा, ये दोनों सेंटेंस और ये दोनों वर्ड, ये एलिमेंट, तो उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका उपयोग सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग अर्धचालक बोलते हैं, अर्धचालक बनाने में क्या चाहता है ना। अब इसके बाद जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो आपके पास सब्जेक्ट के लिए पूछती है, मॉन्ड प्रोसेस, वान आर्कल मेथड और क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हालांकि अभी तक जल्दी क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मॉन्ड प्रोसेस हुआ, वान आर्कल मेथड हुआ, और ये शुद्धिकरण का ये दोनों हैं, और एक ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये क्रोमेटोग्राफी, ये जो तीनों, और आपके पास 3 मेथड बचे हुए हैं जिनमें से खास करके जो क्वेश्चन आपके पास सब्जेक्टिव आने की जो संभावना बनती है वो मॉन्ड प्रोसेस से होते हैं, वान मार्कल मेथड से होते हैं। तो उस टॉपिक को बाबू मैं आपके साथ लेकर फिर से अगले क्लास में उपस्थित होता हूँ। आप बाबू इसको क्या करो, आज का क्लास सबसे सिंपल क्लास था, कुछ भी नहीं करना, ऑब्जेक्टिव मेथड था, ऑब्जेक्टिव पैटर्न था, तो आप इसे ज़रूर तैयार करके रख लोगे। अब हमारे पास ज़्यादा दिन का एक क्लास नहीं है, एक शुद्धिकरण का 2 क्लास, एक क्लास और लेंगे, उसके बाद आपके पास और जो 2 क्लास बच जाएंगे वो कौन होगा, मैंने कहा था लिंगम डायग्राम। लिंगम डायग्राम में फिर से क्लियरिफाई कर दूं, आपका बोर्ड क्वेश्चन नहीं करती, हाँ CBSE क्वेश्चन करता है, लेकिन आपको उस लिंगम डायग्राम से कई ऑब्जेक्टिव निकलेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर किए थे जिंक ऑक्साइड का, जिंक से जब हम लोग जिंक एक्सट्रैक्शन कर रहे थे तो जिंक ऑक्साइड बना था, जिंक ऑक्साइड से जिंक को प्राप्त करने के लिए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट जो कार्बन इस्तेमाल करते थे, क्यों करते थे, है ना। जैसे कि आयरन हम लोग प्राप्त कर रहे थे, आयरन के ऑक्साइड से आयरन निकाल रहे थे, वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता पड़ गई, क्यों पड़ गई।
तो अलग अलग मेटल ऑक्साइड के लिए अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। किसके लिए कौन कौन आवश्यक होंगे, इस सब की हम लोग इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, लिंगम डायग्राम से मिलेगा। अगर वो हम लोग पढ़ लेंगे तब कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए आवश्यक है, शायद उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा है, दमदार है, क्योंकि उसे आपके पास हायर एजुकेशन में, हायर जो आपके पास एग्जामिनेशन है, जैसे कि जेमेंस हैं, फिर नीट है। हालांकि नीट भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन आपके पास जेमेंस एडवांस ज़्यादा क्वेश्चन करती है। खैर जो भी हो, करना तो पड़ेगा। तो बच्चों आप क्या करोगे बाबू, इसके जो कुछ और पार्ट्स बच गए हैं, उस पार्ट्स की जो वीडियो लेकर मैं आपके पास फिर से उपस्थित होता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आर के सेन की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।